हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 ऑफ साइंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एंड हैबिटेट से रिलेटेड है, उसके सेकेंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उनकी सराउंडिंग्स और हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से शुरू करेंगे। आप जब भी कभी प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज में जाते हैं, लेट सपोज आप प्लेन एरियाज में रहते हैं, जब आप माउंटेन एरियाज में जाते हैं तो आप फाइंड करते हैं कि हमारे नाक से ब्लड आने लगता है या फिर हमें चक्कर या बेहोशी जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता है, टाइम बीतने के साथ मीन्स आफ्टर टाइम पासेज टाइम बीतने के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा बॉडी वहाँ के एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स या हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने लग रहा है। यानी हमारी बॉडी में एडजस्टमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैदानी भागों से पहाड़ी भागों पर जो रहने की जो प्रोसेस है या बॉडी का जो एडजस्टमेंट है, हम लोग उसको एक्लीमेटलाइजेशन बोलते हैं। एक्लीमेटिलाइजेशन। यही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा बॉडी तेजी से चीजों को एडजस्ट कर पाता है। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट सपोज आपने चने के कुछ भाग को भिगो दिया, मतलब लगभग 50-60 दाने चने के आपने भिगो कर रख दिया। उनके हम लोग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं। हम लोग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जब कर लेते हैं, लेट सपोज चने के कुछ भीगे हुए भाग को आप लोगों ने पूरे डूबे हुए पानी में रखा। ये डूबा हुआ पानी है। इसके दूसरे कुछ भाग को यानी कुछ दाने चने के हम लोगों ने सनलाइट में रखा। तीसरे भाग को हम लोगों ने, जो चना का कुछ थोड़ा सा भाग था, उसको हम लोगों ने एक अंधेरे में रखा। यानी यहां से रोशनी जो है अंदर नहीं जा सकती। हम लोगों ने इसे डार्क लाइट में रखा या डार्क प्लेस पर। चौथा जो सिचुएशन है उसे हम लोग कह लेते हैं कि इसे हमने काफी कोल्ड में रखा। मतलब आप इसे रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं या बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें हमने इस चने के भीगे हुए भाग को रखा। क्या आप ये कह सकते हैं कि चने के जो भी छोटे छोटे भाग हैं वो सभी टाइप के एटमॉस्फेयर मीन्स डूबे हुए पानी में, सनलाइट में, डार्क प्लेसेज में या फिर आइस में, क्या ये सारी सिचुएशन में जो चना है उसका डेवलपमेंट सेम तरीके से होगा? क्या चने के जितने भी छोटे छोटे दाने हैं वो एक तरीके से सभी अलग अलग एटमॉस्फेयर में ग्रो करेंगे? हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। हम देखते हैं कि चने का जो भी दाना है वह डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप से ग्रो करता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर
जो चना है वह बायोटिक कंपोनेंट में आता है। बायोटिक में हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को जो है कि कंसीडर किया था। वहीं हम देखते हैं कि सनलाइट, आइस, वाटर, एयर, ये सारी चीजें अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक जो भी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, वे चीजें एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग या फिर जैसा भी हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तेजी से एडजस्ट कर पाती है। ऑन द सेम वे अबायोटिक सिचुएशन में जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनका जो ट्रांसफॉर्मिंग या चेंजिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है ये जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो इस बायोटिक कंपोनेंट यानी चने के दाने पर अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है। सेम चीजें हमारे आसपास भी होती है। हमारे आसपास जिस प्रकार का एबायोटिक कंपोनेंट होगा, हमारी बॉडी उसी तरीके से चीजों को एडजस्ट करेगी। फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट वह प्रोसेस है, हम लोग देख लेते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट जो है कि वह प्रोसेस है, एडजस्टमेंट वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इंडिविजुअल सराउंडिंग या हैबिटेट में खुद को रहने के लिए हैबिचुअल बनाने का प्रयास करता है। हैबिचुअल बनाने का जब प्रयास करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने जो हैबिटेट पढ़ा था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में और हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस हियर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द मेजर पार्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसके सब पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट। हम लोगों ने डिजर्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पिछले लेक्चर में ऑलरेडी ले ली है। फ्रेंड्स, डिजर्ट हैबिटेट के बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सैंड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, हीट काफ़ी ज़्यादा होता है। चूँकि ये सारी जो सराउंडिंग्स हैं, सैंड होता है, हीट होता है, वाटर की कमी होती है, इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी के बेस पर यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसी तरीके के डेवलप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो डिजर्ट एरिया है उसमें स्नैक यानी सांप, स्पाइडर यानी मकड़ी, जो डिजर्ट रैट होती है वो रैट्स, और कैमल, ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि डिजर्ट एरियाज में काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। डिजर्ट एरिया में ये जितने भी एनिमल्स हैं, गर्मी होने के कारण ये धूप में नहीं निकलते और रात के समय या दिन के समय जो थोड़े समय होते हैं उसमें निकलने का प्रयास करते हैं। डिजर्ट का जो वेजिटेशन होता है वो नॉर्मल वेजिटेशन पैटर्न से अलग होता है। यहाँ का जो वेजिटेशन यानी वनस्पति जो वितरण होता है, जो वेजिटेशन होता है वह काफ़ी अलग होता है। हम लोग इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डिजर्ट का जो वेजिटेशन होता है उसकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती हैं और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस उसमें काफ़ी कम होता है।
हम लोग जब प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम लोग एक नॉर्मल प्लांट के पौधे को लेते हैं और हम लोग नागफनी यानी कैक्टस को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके अपर पार्ट को इस नॉर्मल प्लांट और इसके जो कैक्टस है इसके अपर प्लांट पार्ट को हम लोग प्लास्टिक से अच्छी तरीके से टाई यानी बंद कर देते हैं। हम लोग थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हैं कि जो नॉर्मल प्लांट है उसके जो प्लास्टिक के लेयर्स हैं उस पे वाटर की जो मात्रा है वो कुछ ज़्यादा है अदर देन कैक्टस के। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो कैक्टस यानी नागफनी का पौधा है उसने डिजर्ट के एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग के हिसाब से खुद को ऐसा डेवलप कर लिया है कि इसके अंदर पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। यानी इसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है, जो कैक्टस का ट्रांसपिरेशन रेट है, यानी इंडिविजुअल टाइम में कितनी मात्रा में यह पानी को एग्जॉस्ट कर रहा है या बाहर छोड़ रहा है, इसका ट्रांसपिरेशन रेट काफ़ी कम है देन नॉर्मल ट्री। हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन या हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं माउंटेन्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने माउंटेन्स के बारे में देखा होगा कि माउंटेन एरियाज में माउंटेन्स में जो माउंटेन का अपर पार्ट होता है, यानी यह जो अपर पार्ट होता है यह आइस यानी बर्फ से घिरा होता है। सो नॉर्मल लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी ठंडा और रफ एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी रफ एटमॉस्फेयर होगा। तो रफ एटमॉस्फेयर होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि उस रफ एटमॉस्फेयर में रहने लायक ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जो रफ एटमॉस्फेयर यानी कोल्ड एटमॉस्फेयर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, आप नॉर्मली देखते होंगे कि उनके शरीर पे लॉन्ग हेयर्स होंगे। जो एनिमल्स होंगे उनके लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए उनके पैरों का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं आप देखते होंगे कि उनके शरीर पे लंबी लंबी बालें दिखलाई पड़ती हैं। जो माउंटेन एरियाज में रहने वाले एनिमल्स हैं उसमें याक, माउंटेन लेपर्ड, ऑक्स और टाइगर, ये कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि वहां पे सरवाइव कर पाए। जो माउंटेन हैबिटेट हैं उसके जो ट्रीज होते हैं फ्रेंड्स, वह नॉर्मल ट्रीज की अपेक्षा काफी अलग होते हैं। माउंटेन हैबिटेट में कंटिन्यू या मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्नोफॉल यानी हिमपात या बर्फ गिरते हुए दिखलाई पड़ते हैं। सो वहाँ के वेजिटेशन भी कुछ अलग तरीके के होते हैं। वहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो लंबे, यानी उनका बेस तो चौड़ा होता है लेकिन ऊंचाई बढ़ते बढ़ते उनका जो स्टेम की जो थिकनेस होती है वह टॉप पर कम होती जाती है। इसके जो प्लांट्स ट्रीज के जो लीव्स होते हैं, लीव्स भी नॉर्मल लीव्स की कंपैरिजन में अलग तरीके के होते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मल लीव्स जो होते हैं वो पतले होते हैं और उनका एक नॉर्मल डायमेंशन होता है, पर जो माउंटेन लीव्स होते हैं उनका डायमेंशन बिल्कुल अलग होता है। इनका जो लीव्स होता है वह एंगुलर होता है,
एंगुलर होने का कारण यानी नुकीला, लीव्स यानी पत्तियों के नुकीले होने का कारण है यहाँ पर बर्फ का गिरना। बर्फ से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या यूं कहें कि वहाँ के हैबिटेट में या सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वृक्षों यानी पेड़ों की पत्तियों ने खुद को ऐसा बना लिया है कि यदि उस पर बर्फ गिरे तो वह अपने आप को आसानी से प्रोटेक्ट कर पाए। हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट हैबिटेट के बारे में, जिसे हम लोग ग्रासलैंड्स के नाम से जानते हैं। ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान। ग्रासलैंड्स में आपने देखा होगा जो घास के लंबे मैदान होते हैं फ्रेंड्स, उसमें गर्मियों के दिनों में आप देखते होंगे कि जो ग्रासेज होती हैं वह डार्क ब्राउन कलर में बदल जाती हैं, डार्क ब्राउन कलर में बदल जाती हैं। इस ग्रासलैंड में वेजिटेशन और वाटर सप्लाई तो एप्रोप्रिएट यानी प्रॉपर होता है, प्रॉपर वाटर और वेजिटेशन तो होता है, लेकिन कुछ टाइम जो होता है वह इन चीज़ों यानी गर्मियों में ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनिमल्स खुद को इस ग्रासलैंड में के सराउंडिंग या हैबिटेट में रहने के लिए एडजस्टेबल बना चुके हैं, जो उनका कलर होता है वह डार्क ब्राउन यानी ग्रास के कलर में होता है, डार्क ब्राउन कलर में होता है। ऐसा होने का कारण है वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्टेबल होना। डार्क ब्राउन कलर होने की वजह से जब घासें इसी कलर यानी डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं तो एनिमल्स यहाँ पर अपने आप को आसानी से छुपा सकते हैं। सो हाइडिंग यानी अपनी सर्वाइबिलिटी यानी जीवित रहने के लिए उन्होंने खुद के बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसा डेवलपमेंट कर लिया है कि वहाँ के हिसाब से वो जीवित रह पाए। ग्रासलैंड्स में जो एनिमल्स रहते हैं, आप यदि उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं तो द फर्स्ट वन इज वेजिटेरियन और द सेकेंड वन इज नॉन वेजिटेरियन। इसमें वाइल्ड एनिमल्स जो कि मांस खाने वाले जानवर होते हैं वो होते हैं, और इसमें जो पत्तियां या वेजिटेबल्स खाती हैं या फिर जंगल में जो प्लांट्स हैं उनको खाने वाले जीव होते हैं। हम लोग एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं लॉयन के बारे में। लॉयन को हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि लॉयन का जो कलर है वह डार्क ब्राउन है, जो कि उसको ग्रासलैंड में हाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग सिस्टम जो है कि प्रोवाइड कराता है। ग्रासलैंड्स में जो एनिमल्स हैं उनको सरवाइव करने के लिए फूड चेन में वेजिटेरियंस एनिमल्स की भी काफ़ी भरमार है। सो ये जो लायन है वह जो शाकाहारी जंगली जंतु हैं उन पर निर्भर करता है और उनका हंटिंग यानी उनको प्रे करता है, यानी उनका शिकार करता है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर को भी वैसे ही डेवलप किया गया है। आप देखते होंगे कि लॉयन का जो जो फ्रंट पार्ट है यानी आगे वाला जो पैर और ये जो हेड है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसे अपने प्रे यानी शिकार को पकड़ने के लिए हाई अमाउंट में एनर्जी को एग्जॉस्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एनिमल के बारे में जिसे हम लोग डियर के नाम से जानते हैं, यानी हिरण। हिरण का भी कलर अप्रोक्सीमेटली डार्क ब्राउन ही है, यानी सेम कलर होता है, लेकिन हिरण को ग्रासलैंड एरियाज में वहाँ के हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए उसके पास भी कुछ डेवलपमेंटल यानी एडजस्टमेंट उसने अपने आप को वहाँ पे कर लिया है।
हम देखते हैं कि हिरण के लेग्स पतले होते हैं, उसकी बॉडी स्लिम होती है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होता है, और उसकी आईज होती है वह दोनों साइड होती हैं, हेड के दोनों साइड आईज होती हैं, बोथ साइड उनकी आईज होती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा होने का कारण है कि जंगली जानवर यानी जो मांसाहारी पशु हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को इस ग्रासलैंड के एटमॉस्फेयर में डेवलप कर चुके हैं। हम लोग अब एक सेकेंड हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं, जिसमें हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में देखेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट में हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट को भी हम लोग सब पार्ट में करके देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज ओशन। फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि ओशंस में जब जो स्कूबा डाइवर्स यानी कि जो गोताखोर होते हैं वो जाते हैं, तो ओशंस के जब डेप्थ में जाते हैं तो काफ़ी मात्रा में हमें डाइवर्स टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसमें एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी एक कंपटीशन तरीके का चलता है कि जो मजबूत होगा वह दूसरे को खाएगा। सो अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, जीवित रहने के लिए जितने भी एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, खुद को बचाने के लिए एडजस्टमेंट के प्रोसेस में अपने आप को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, हम लोगों ने उनके जो शेप के बारे में बात किया था, वह था स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर या इसके पहले वाले जो पार्ट हैं, टॉपिक चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने जो मछली है उसके स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ओशन में कुछ ऐसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो कि इससे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे कि स्क्विड, ऑक्टोपस, ये सभी डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं और अपने इस स्ट्रक्चर में ये सभी टाइम के साथ काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस के बाद चेंज ला पाए हैं। जो ओशंस में जो पत्तियां होती हैं ओशंस में, वो काफ़ी पतली होती हैं। पतली यानी थीन एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। कलरफुल काफ़ी देखने को हमें मिलती हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही जब भी ओशंस में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, चाहे टाइड्स या सुनामी या कुछ भी ऐसा डिजास्टर आता है, तो वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर पाती हैं। फ्रेंड्स, वाटर में जो रहने वाले जो एनिमल्स या फिशेज हैं, जो उनके ब्रीदिंग का टेक्निक है, वह जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो उनमें मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मदद से सांस लेते हैं, और उनके सांस लेने का जो ऑर्गन होता है वह मछलियों में एक गिल्स यानी गलफड़े के तरीके से होता है, गलफड़े की तरीके से होता है, जिसके माध्यम से मछलियां सांस लेती हैं। जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट ब्रीदिंग नोज के माध्यम यानी नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से करते थे, लेकिन जो इक्वेटिक हैबिटेट में एनिमल्स हैं वो उस हैबिटेट में जो गिल्स हैं, गिल्स यानी गलफड़े के माध्यम से सांस लेती हैं, और जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वो डिसॉल्व्ड वाटर
में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्रीदिंग करते हैं। इसी एक्वेटिक हैबिटेट में कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जो कि थोड़े समय के लिए लैंड और वाटर दोनों में रहने के लिए एडजस्टेबल होते हैं। हम लोग दो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लू व्हेल एंड द सेकेंड वन इज डॉल्फिन। फ्रेंड्स, आप सभी ने डॉल्फिन और ब्लू व्हेल्स को इन फिगर या इन रियल जब देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, यू हैव ऑब्जर्व कि व्हेल्स या डॉल्फिन का जो सांस लेने का ऑर्गन होता है वो उनके बॉडी के ऊपर, यानी जो इनका हेड वाला पोर्शन है उसके ऊपर एक बड़ा सा होल पाया जाता है, होल होता है जिसके माध्यम से ये ब्रीदिंग करती हैं। जो इस टाइप के एनिमल्स, जो ओसेनिक एनिमल्स पाए जाते हैं वो मोस्टली जो तटीय एरिया यानी कम पानी वाले जो समुद्री एरियाज होते हैं उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें टाइम टाइम पर ऊपर आकर इस नॉस्ट्रिल के माध्यम से, नथुनों के माध्यम से सांस लेना पड़ता है। ये जो जीव, ये जंतु हैं, ये कॉमनली आपको कभी कभी समुद्र के तटीय भागों में, बैंक एरियाज में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने अपने बॉडी को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि ये काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सके। हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं जो कि इक्वेटिक हैबिटेट से ही रिलेटेड है, और वो है लेक या रिवर्स का हैबिटेट। फ्रेंड्स, लेक या रिवर्स का हैबिटेट जो है कि ओसेनिक हैबिटेट से अलग होता है। लेक या रिवर्स कॉमनली फ्रेश वाटर यानी जो मीठे पानी वाले होते हैं, मीठे पानी के होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हैबिटेट और सराउंडिंग्स और ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जो भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे वो उसी तरीके के होंगे। इनमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो मेनली जो उनके रूट्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, स्मॉल रूट्स होती हैं उनमें। जो इस हैबिटेट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके जो स्टेम होते हैं लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग स्टेम होते हैं। स्टेम में काफ़ी एयर भरा होता है, हॉलो स्टेम होता है, हॉलो स्टेम होता है और लाइट वेट होता है, यानी ये वजन में हल्के होते हैं। खोखला तना होता है, तने की लंबाई ज़्यादा होती है और स्मॉल रूट्स होते हैं। रूट्स होने का मेन रीज़न है कि वह पानी में एक जगह स्टेबल रह पाए। अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और सरवाइव करने के लिए इनमें छोटे रूट्स पाए जाते हैं। आपने काई या फिर कुछ ऐसे जलीय पौधे देखे होंगे, या आपने कमल को देखा होगा जिसके तने काफ़ी लंबे होते हैं और जड़ें काफ़ी छोटी होती हैं। वही आपने काई को देखा होगा कि काई में जड़ें काफ़ी छोटी छोटी होती हैं जो कि बस पानी के साथ स्टेबल रहने में मदद करती हैं। वैसे लेक्स और रिवर्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी कुछ इसी तरीके के पाए जाते हैं। जो फिशेस पाई जाती हैं इसमें उनका स्ट्रक्चर ओसेनिक फिशेस की तरह ही होता है, लेकिन इन लेक्स और रिवर में कुछ अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो कि पानी एज वेल एज लैंड पे रहने के लिए अपने आप को हैबिचुअल बना चुके हैं। जैसे यदि आप देखें फ्रॉग को, आप चाहे फ्रॉग को देखें या फिर क्रोकोडाइल को देखें, आप देखते हैं कि फ्रॉग का जो बॉडी होता है वह थोड़ा चौड़ा होता है और इसके जो लेग्स होते हैं वह इस प्रकार होते हैं कि इसके लेग्स में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस फ्रॉग में नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इसको पानी में तैरने में हेल्प करता है। यानी फ्रॉग ने अपने बॉडी को इस लेक या रिवर जैसे एटमॉस्फेयर में रहने के लिए हैबिचुअल
बना लिया है। वही क्रोकोडाइल की बात की जाए तो क्रोकोडाइल का भी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी एक लंबी टेल यानी पूंछ पाई जाती है और बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि वह लंबे समय तक बाहर और अंदर भी पानी में और बाहर भी रह सके। तो इसका मेन रीजन है क्रोकोडाइल का बॉडी स्ट्रक्चर। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के मदद से ही क्रोकोडाइल लेक्स या रिवर में रहने के लिए हैबिचुअल हो पाता है। इसका जो सांस लेने का जो ऑर्गन है वह इस तरीके से डेवलप है कि यह पानी में भी कुछ समय तक रह सकता है और सांस लेने के लिए यह काफ़ी देर या थोड़े समय बाद ऊपर आकर अपने बॉडी में एयर को स्टोर कर पुनः पानी में जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे एनिमल्स को हम लोग उभयचर बोलते हैं। हम लोग इनको उभयचर बोलते हैं, यानी लैंड और वाटर दोनों में रहने के योग्य। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव जरूर दीजिएगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने का प्रयास करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।